और इन्हें प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक व्यवहार और तृतीय विश्व के देशों की राजनीति से भी हो गया है। यानी तुलनात्मक राजनीति का दायरा जहां पहले बहुत संकुचित था, अब इसका स्वरूप विस्तृत या व्यापक हो गया है। आज राजनीति विज्ञान में सदियों से प्रचलित राज्य, सरकार, संस्थाएं, शक्ति और जनमत के स्थान पर नई अवधारणाएं जैसे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक विकास, राजनीतिक व्यवस्था आदि प्रमुख अवधारणाओं ने ले लिया है, क्योंकि अन्य सभी अवधारणाएं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। और आप जानते हैं कि नई तकनीकें और पद्धतियां अध्ययन में प्रयोग की जाने लगी हैं और नई पद्धतियों और तकनीकों तथा दृष्टिकोणों ने तुलनात्मक अध्ययन को वैज्ञानिक और व्यवहारिक बना दिया है। आज इसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का भी अध्ययन शामिल हो गया है, जिसके कारण यह एक अंतर अनुशासनात्मक विषय के रूप में अपना स्थान बना चुका है। आज तुलनात्मक राजनीति का अर्थ किन्हीं दो देशों की सरकारों या संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन भर नहीं, बल्कि इसमें संपूर्ण विश्व की राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाएं, उनका व्यवहार और उस व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी शामिल हो गया है। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति की अनेक परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई हैं। तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करते हुए राल्फ ब्रायबंटी यानी आर ब्रायबंटी ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में वे सभी तत्व जो राजनीतिक कार्य और उनके संस्थागत पद्धति को प्रभावित करते हैं, वो सभी तुलनात्मक राजनीति के दायरे में आते हैं। प्रसिद्ध विचारक एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति के संबंध में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। रायसी मैक्रिडिस के अनुसार हेरोडोटस और अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवंत रही हैं और इन विविधताओं में समान तत्वों की छानबीन करने के प्रयास को तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहा जाना चाहिए। इसके अलावा एम कर्टिस का मानना है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो तुलनात्मक सरकार, शासकीय यानी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं, कबीलों, समुदायों और उनकी प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन है। यानी हमने जो प्रारंभ में ही देखा था कि तुलनात्मक राजनीति का दायरा आज व्यापक हो गया है। ये खाली पाश्चात्य या पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रह गया है और इसका दायरा अब तृतीय विश्व के देशों तक भी फैल गया है। ये न केवल परंपरागत राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, बल्कि उनके व्यवहारगत उपागम और उनके जो व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन भी करता है। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार दो शब्दावलियां हैं। तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में बहुत सारे अंतर हैं। यद्यपि ये दोनों शब्द प्रयोग होते हैं कभी कभी समानार्थी के रूप में, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे तुलनात्मक सरकार जो है तुलनात्मक राजनीति का एक अंग है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो तुलनात्मक राजनीति का दायरा बहुत विस्तृत है और तुलनात्मक सरकार का कार्यक्षेत्र तुलनात्मक राजनीति की तुलना में संकुचित है और इनको प्रायः समानार्थी माना जाता है, लेकिन इनमें कुछ मौलिक और आधारभूत अंतर हैं। जी.के. रॉबर्ट्स ने ये अंतर करते हुए कहा है कि तुलनात्मक सरकार या शासन का प्रयोग राज्यों, उनकी संस्थाओं और उनके कार्यों से संबंधित कुछ समूहों जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि के अध्ययन के लिए उपयुक्त लगता है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति का जो दायरा या क्षेत्र है बहुत व्यापक है। इसमें तुलनात्मक शासन और गैर राज्यीय राजनीति जैसे कबीले, निजी संस्थाएं आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक सरकार के बारे में जीन ब्लॉन्डेल ने लिखा है कि तुलनात्मक सरकार विश्व की राष्ट्रीय सरकारों के विभिन्न प्रतिमानों का
अध्ययन है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक शासन का विकसित रूप है। और तुलनात्मक शासन या सरकार का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तो ठीक लगता था, लेकिन आज के समय में नहीं। आज तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्ण कार्यप्रणाली से जुड़ गया है। नवोदित राष्ट्र यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र हुए राष्ट्र हैं, उस रूप में तृतीय विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूमिका के कारण तुलनात्मक अध्ययन अपनी परंपरागत सीमाएं छोड़ चुका है और तृतीय विश्व की ओर प्रस्थान कर चुका है। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में बहुत सारे व्यापक परिवर्तन आए हैं और इन परिवर्तनों ने राजनीति विज्ञान को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। दोस्तों, व्यवहारवादी क्रांति, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के आगमन से राजनीति विज्ञान को व्यक्ति की राजनीति और गैर राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए बाध्य किया है। और सिडनी बार्बा एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि केवल पश्चिमी देशों का अध्ययन न करके एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों का अध्ययन करने पर तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाना चाहिए। और इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि तुलनात्मक राजनीति का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो चुका है। इसके अलावा ये अपना परंपरागत रूप छोड़कर आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रही है। इसलिए तुलनात्मक सरकार से यह न केवल भिन्न है, बल्कि तुलनात्मक सरकारों को भी अपने आप में समेट लेती है। जहां तुलनात्मक सरकार राजनीतिक संस्थाओं और उनके कार्यों से संबंधित है, वहीं तुलनात्मक राजनीति जो है संस्थाओं और कार्यों के साथ गैर राजनीतिक संस्थाओं, कार्यों और सबसे बड़ी चीज़ उनके व्यवहार को भी अपने अध्ययन के अंदर समेटता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र जो है ये तुलनात्मक सरकार से व्यापक है और तुलनात्मक सरकार का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत समाहित हो जाता है। तो तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के अंतर के बाद आइए जानते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। प्राचीन काल में तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल सरकारों की तुलना मात्र से माना जाता था। अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का आरंभ करके तुलनात्मक अध्ययन को नई दिशा देने का प्रयास किया था। उसके बाद हेरोडोटस ने तुलनात्मक राजनीति का विकास किया, लेकिन उनका अध्ययन केवल कुछ राजनीतिक संस्थाओं, उनके ढांचे और सरकारों तक ही सीमित रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया और अब इसमें राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे और कार्यों के साथ गैर राजनीतिक समुदायों और निजी संस्थाओं और उनके व्यवहार का भी अध्ययन आवश्यक हो गया है। और तभी जाकर तुलनात्मक राजनीति को पूर्ण रूप से ये माना जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। दोस्तों, इसी कारण आज तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन के ढांचे का नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति भी बदल चुकी है। इस कारण तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। ये मतभेद किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी दो मत प्रचलित हैं। पहला मत यह है कि तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक या अनुलंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ए वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। और दूसरी धारणा यह है कि तुलनात्मक राजनीति एक अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ए हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। तो इन दोनों के बारे में विस्तार से आइए जानते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। तो ये धारणा और इस धारणा के समर्थकों का ये मानना है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों जैसे राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर और इनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन करता है। तो देखिए, लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन में यानी वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी में ये माना जाता है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर जो राष्ट्रीय या स्थानीय सरकारें हैं या राष्ट्रीय या क्षेत्रीय सरकारें हैं और इनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस विचारधारा के मानने वाले जो हैं उनका कहना है कि क्षेत्रीय सरकारें अनेक होती हैं, इस कारण राष्ट्रीय सरकारों की उनसे राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं के संदर्भ में तुलना करके उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दोस्तों,
देखा जाए तो ये जो तुलना है ये सतही स्तर पर ठीक है, लेकिन अधिक व्यापक अध्ययन और विश्लेषण से राष्ट्रीय और प्रादेशिक सरकारों में समानताओं की बजाय असमानताएं अधिक दिखाई देती हैं। और जब हम इनमें तुलना करेंगे तो आर्थिक संसाधन, नियम और शक्ति की समानता ही प्रतीत होती है। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रीय सरकार के पास आर्थिक साधन अधिक होते हैं, इसलिए आर्थिक साधनों की समानता मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं। और इसी तरह से नियमों में भी समानता की अपेक्षा असमानता ही अधिक होती है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार के नियमों के पीछे के शक्ति का तत्व प्रभावी होता है। राष्ट्रीय सरकार संप्रभु होने के नाते स्थानीय सरकार से अधिक शक्तिशाली होती है। इस कारण राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार के नियमों में समानता की बजाय असमानता अधिक होती है। शक्ति के कारण अगर जो राष्ट्रीय सरकार के बारे में देखा जाए तो उत्पीड़न का तत्व या बल प्रयोग का तत्व उसके पास अधिक होता है, और इस कारण वो स्थानीय सरकार से अधिक प्रभावशाली होती है। तो इन समानताओं की अपेक्षा देखा जाए तो राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर असमानताएं ही अधिक होती हैं। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों में पाई जाने वाली समानताएं सतही होती हैं। इनकी सहायता से इनकी प्रकृति तो समझी जा सकती है, लेकिन कोई सामान्यीकरण नहीं निकाला जा सकता। इस कारण जो तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन का ये लंबात्मक तुलना संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के लिए सहायक है, लेकिन राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकता का ज्ञान इससे नहीं हो सकता है। इसलिए लंबात्मक तुलना से तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को वास्तविक रूप में समझना असंभव है, और इस कारण लंबात्मक तुलना की धारणा आज मान्य नहीं है। दूसरा जो प्रकृति है इसका, जो अध्ययन के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में बात की जाती है कि तुलनात्मक राजनीति जो है अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। तो ये धारणा और इस धारणा के समर्थक मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए इस प्रकार की तुलना एक देश की राष्ट्रीय सरकारों में भी हो सकती है, दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकारों के साथ भी हो सकती है। और ये जो तुलना है समय और भौगोलिक सीमाओं से परे है। इसके द्वारा एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक व्यवहार समझा जा सकता है, और दूसरे देशों को राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक व्यवहार से उसकी तुलना भी की जा सकती है। ये धारणा तुलनात्मक राजनीति की वास्तविक प्रकृति को समझने में मददगार साबित होती है, और इसमें तुलना एक राष्ट्र की केंद्रीय सरकारों के बीच ऐतिहासिक आधार पर भी हो सकती है। समसामयिक आधार पर एक देश की राष्ट्रीय सरकार की तुलना दूसरे देशों की राष्ट्रीय सरकारों के साथ भी हो सकती है। यानी इसमें जो अध्ययन का दायरा है, विश्लेषण का दायरा है, वो अधिक व्यापक होता है। जैसे ऐतिहासिक आधार पर देखा जाए तो एक देश की राष्ट्रीय सरकार की इसी देश की भूतकालीन राष्ट्रीय सरकारों के साथ तुलना की जा सकती है, और इस प्रकार वर्तमान राजनीतिक व्यवहार की प्रकृति को समझने के लिए इसकी मदद ली जा सकती है। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक व्यवहार की जड़ें भूतकाल में होती हैं। जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था की जड़ें प्राचीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ढूंढी जा सकती हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आज भी ब्रिटिश शासनकाल के अनेक तत्व मौजूद हैं, जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार के भाग हैं। और इस प्रकार की तुलना समान संस्कृति और सभ्यता वाले राज्यों की शासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार को समझने में ठीक है, लेकिन यदि किसी अलग प्रकार की सभ्यता और संस्कृति वाले राज्य हैं तो वहाँ की शासन व्यवस्था राजनीतिक व्यवहार को समझने में समस्या ही पैदा करती है। इसलिए इस प्रकार की तुलना का सीमित महत्व है। दोस्तों, समसामयिक आधार पर एक देश की राष्ट्रीय सरकार की दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकारों से तुलना करना बहुत ही उपयोगी और प्रामाणिक होता है। जीन ब्लांडल ने इस तुलनात्मक अध्ययन में सबसे उपयोगी और प्रामाणिक चीज़ ये माना है कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष रहता है, वो है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं से आर पार अध्ययन करना। और इस प्रकार की तुलनाएं सामान्यीकरण का आधार होती हैं। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों का निर्माण भी किया जा सकता है, और इससे राजनीतिक संस्थाओं और उनके राजनीतिक व्यवहार को सरलता से समझा जा सकता है। इस प्रकार की तुलनाएं ही सर्वश्रेष्ठ
और प्रामाणिक होती हैं। तो आपने समझ लिया कि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति संबंधी धारणा है उसमें लंबात्मक और क्षैतिज जो अध्ययन की पद्धतियां हैं ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली और उनके व्यवहार को समझने में इन दोनों ही जो है प्रकारों का अध्ययन किया जा सकता है और इनके द्वारा राजनीतिक व्यवहार में समानताएं और असमानताओं को समझकर तुलनात्मक राजनीति के बारे में सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, आज सीमाओं के आर पार तुलनात्मक अध्ययन से तुलनात्मक राजनीति जो है वो एक स्वतंत्र अनुशासन या स्वतंत्र विषय का स्थान प्राप्त कर चुका है और यह राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। और आप जानते हैं दोस्तों कि अब विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन एक अलग अध्ययन के विषय में स्थान बना चुका है, उसी तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी एक अलग अध्ययन के विषय के रूप में अपना स्थान बना चुका है। दोस्तों, इसमें राजनीतिक संस्थाओं के साथ गैर राजनीतिक संस्थाओं, उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है और यही तुलनात्मक राजनीति की वास्तविक प्रकृति है। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति के बाद आइए जानते हैं तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है। दोस्तों, आपने तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति के बारे में जानकर या पढ़कर काफ़ी कुछ अंदाज लगा लिया होगा कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र कैसा है। फिर भी तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र एक विवादास्पद विषय है। तुलनात्मक राजनीति आज संक्रमणकालीन दौर में है। हेनरी एक्सटीन एक विचारक हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण और विवादास्पद बात यह है कि वह संक्रमण की स्थिति में है। एक प्रकार की विश्लेषण शैली दूसरे प्रकार की विश्लेषण शैली की ओर प्रस्थान कर रही है और आज जो है तुलनात्मक राजनीति की सीमा और मानकों और व्यवहारों के पारस्परिक संबंधों के बारे में काफ़ी विवाद भी है। तुलनात्मक राजनीति की सीमाओं के बारे में परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विश्लेषक एक मत नहीं हैं। तुलनात्मक राजनीति के सामने आज यही समस्या है कि इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाए और किन चीज़ों को शामिल न किया जाए, और यदि इनको शामिल किया जाए या न शामिल किया जाए तो इसका आधार क्या हो, ये आज एक महत्वपूर्ण विवाद का विषय है। सीमा संबंधी विवाद के बारे में सभी राजनीति वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों से है और इसमें सरकारी ढांचे के साथ सरकारों की कार्यप्रणाली और गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक कार्य और व्यवहार भी शामिल हैं। लेकिन उनमें राजनीतिक क्रियाकलापों का सरकार की क्रियाकलापों की व्याख्या करने को लेकर मतभेद है। दोस्तों, कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण, दो प्रकार के दृष्टिकोण जो हैं वो राजनीतिक क्रियाकलापों और सरकार के क्रियाकलापों की व्याख्या में अपनाए जाते हैं और ये जो दृष्टिकोण हैं इनकी उपयोगिता को लेकर भी राजनीति शास्त्रियों में विवाद है। कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा निर्धारित राजनीतिक व्यवहार और सरकारी ढांचे और संरचनाओं का ही अध्ययन किया जाए और इसके अलावा किसी भी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन जो कानूनी दृष्टि के आलोचक हैं उनका कहना है कि इस प्रकार का अध्ययन केवल सतही और दिखावटी होगा, इससे राजनीतिक प्रक्रियाओं के व्यवहार की वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ उनके कार्य और व्यवहार का भी अध्ययन बहुत ज़रूरी है, तभी जो है तुलनात्मक राजनीति को व्यापकता मिल सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम चीन और रूस की संवैधानिक विधि के बारे में जान लें तो भी इससे वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और उसके व्यवहार का सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। इसी तरह ब्रिटेन और भारत में संविधान के ढांचे के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार का सही आकलन नहीं किया जा सकता। भारत में लंबे समय से केंद्र और राज्यों में कांग्रेस पार्टी की शासन थी, इसके कारण संविधान का संघात्मक रूप भी एकात्मक बनकर रह गया था और ब्रिटेन में संवैधानिक राजनीतिक तंत्र के स्थान पर निरंकुश राजतंत्र का होना संविधान के आधार पर राजनीतिक व्यवहार को समझने की चुनौती देता है।
इसी कारण व्यवहारवादी विचारक जो हैं वो तुलनात्मक राजनीति को कानूनी सीमाओं के बंधन से मुक्त करके व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर देते हैं, ताकि राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मकता को समझा जा सके। और इन लोगों का ये मानना है कि संस्थागत अध्ययन की बजाय अनौपचारिक तत्वों को भी तुलनात्मक राजनीति में स्थान मिलना चाहिए, तभी इसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण के समर्थक जो हैं तुलनात्मक राजनीति में राजनीति की व्यवहारिकता पर भी जोर देते हैं, और उनका मानना है कि राजनीति में केवल कानूनी व्यवस्था या संस्थाओं का ज्ञान नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार व्यवहारिक बनती है, किस प्रकार संचालित की जाती है, इनका भी ज्ञान होना या अध्ययन किया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित तथ्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस कारण व्यवहारवादी इस बारे में मानते हैं कि राजनीतिक समाज में राजनीतिक गतिविधि जो होती है हर तरह से शासन के आसपास चक्कर काटती है, और इसी से हर राजनीतिक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक विचारक हैं जीन ब्लांडेल, उनका मानना है कि तुलनात्मक सरकार या तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उन तरीकों का जो समाज में मूल्यों का अधिकृत वितरण होते हैं परीक्षण किया जा सकता है, और ये जो परीक्षण है मूल्यों के नियमन, रूपांतरण और क्रियान्वयन से संबंधित होता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में देखा जाए तो मूल्यों की त्रिमुखी प्रक्रिया, देखिए मूल्यों की त्रिमुखी प्रक्रिया चलती है। जैसे राजनीति, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र मूल्यों के नियमन, रूपांतरण और कार्यान्वयन तक ही सीमित मानते हैं जो व्यवहारवादी विचारक हैं। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से संबंधित दूसरा विवाद मानकों और व्यवहारों का है। मानकों के आधार कानून और नियम होते हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक व्यवहार कानूनों और नियमों के अनुकूल ही हो, वो इसके प्रतिकूल भी जा सकता है, और इसकी प्रतिकूलता तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। यदि मानकों के अनुसार राजनीतिक व्यवहार बना रहे तो तुलना करना आसान है, लेकिन बाह्यकारी शक्ति के प्रयोग से कानून और नियमों पर आधारित जो मानक होते हैं वो शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए राजनीतिक व्यवहार के बारे में ये भी देखना जरूरी है कि वो मानकों के अनुकूल है या नहीं। दोस्तों, हमको पता है कि राजनीतिक व्यवहार और मानकों की प्रवृत्ति या प्रकृति जो होती है वो अस्थायी नहीं बल्कि परिवर्तनशील होती है। ये दोनों ही गत्यात्मक हैं। जो मानक और व्यवहार आज हैं, आगे उनका स्वरूप वैसा ही रहेगा, ये कह पाना संभव नहीं है। इसलिए दोनों में साम्य और गतिरोध का भी होना स्वाभाविक है। मानकों और मूल्यों में परिवर्तन व्यवहार को परिवर्तन कर सकता है, और व्यवहार में भी नए मानकों की स्थापना हो सकती है। इसलिए राजनीतिक व्यवहार और मानकों के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति में बहुत ज़रूरी है। यदि इनकी उपेक्षा की जाए तो राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहारिक जो है पक्ष पे अध्ययन से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि मानक और व्यवहार सरकार की जीवंत संरचना का महत्वपूर्ण भाग होता है। इन सब जो हमने विश्लेषण किया और विवेचन किया, इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में न केवल विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं, उनके कार्यों का अध्ययन शामिल है, बल्कि इसमें गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक कार्य और व्यवहार भी शामिल हैं। मुनरो, फाइनर, लास्की जैसे विद्वानों के प्रयासों ने अरस्तु के तुलनात्मक अध्ययन को बहुत व्यापक और बहुत आगे बढ़ा दिया है, और आज तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र पश्चिमी देशों या पाश्चात्य देशों की सरकारों या राजनीतिक संस्थाओं और उनके व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रसार जो है तृतीय विश्व के देशों तक हो चुका है, और अब राज्य से संबंधित संस्थाओं और संगठनों की बजाय गैर राजनीतिक संस्थाओं और उनके व्यवहार को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। आज तुलनात्मक राजनीति अंधकार में भटकने की बजाय निश्चित कारणों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं, असमानताओं पर ध्यान दे रही है, और तुलनात्मक राजनीति में सजग तुलनाओं का विशेष महत्व है। इस कारण से आज राजनीतिक विद्वान जो हैं तुलनात्मक अध्ययन को निरर्थक और बोझिल नहीं बनाना चाहते। आज तुलनात्मक राजनीति में नए नए विषयों और नई नई तकनीकों और पद्धतियों को महत्व दिया जा रहा है। तुलनात्मक राजनीति अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी काफ़ी कुछ ग्रहण कर रही है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कानून निर्माण, कानून प्रयोग, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगों से संबंधित निर्णयों,
राजनीतिक दलों, दबाव समूहों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और समुदायों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन भी शामिल हो गया है। आज तुलनात्मक राजनीति में राज्यों की संस्थागत संरचनाएं, राजनीतिक सामाजिकरण, संस्कृति, राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिक अभिजन, राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, प्रतियोगी राज्यों के बीच शक्ति संबंध, जनमत, तुलनात्मक विश्लेषण आदि का भी अध्ययन शामिल है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति अभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि ये संक्रमण काल के दौर में यानी ट्रांजिशनल फेज में गुजर रही है। राजनीतिक विद्वान अभी भी इस अनिश्चय की स्थिति में हैं कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या हो। इस कारण अभी भी बहुत कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का बहुत अधिक महत्व है अध्ययन के विषय के रूप में और अध्ययन के नए क्षेत्र के रूप में। तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान का नया तत्व या अध्ययन विषय नहीं है। इसका अध्ययन बहुत समय पहले से होता आ रहा है और ये उस समय से हुआ चला आ रहा है जब से राजनीति और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ से ही मानव के ध्यान का केंद्र रहा है और अरस्तु से लेकर आज तक तुलनात्मक अध्ययन का काफ़ी प्रचलन बढ़ा है। आज राजनीतिक व्यवहार को तुलनात्मक आधार पर समझने के लिए नए दृष्टिकोण और उपागम विकसित हो रहे हैं और तुलनात्मक अध्ययन या राजनीति का महत्व इन बातों से दृष्टिगोचर हो रहा है। तो तुलनात्मक राजनीति के महत्व को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। इसका महत्व इस रूप में भी है कि इससे राजनीतिक व्यवहार को समझने में मदद मिलती है, न केवल अपने राष्ट्र की बल्कि दूसरे राष्ट्रों की राजनीति और राजनीतिक व्यवहार को समझने में ये सहायक होता है। तुलनात्मक राजनीति द्वारा विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं की समानता और असमानताओं का ज्ञान होता है और इससे राजनीतिक अभिजन या एलिट क्लास के बारे में जानकारी मिलती है और उन राजनीतिक व्यवहारों और दृष्टिकोणों की जांच परख की जाती है। इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन जो है ये राजनेताओं के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। इसके द्वारा वो जनता के लिए योग्य सुझाव प्रस्तुत करते हैं और बदलते राजनीतिक व्यवहार के मानकों की भी जानकारी करते हैं। राजनेता मतदान व्यवहार के तत्वों का अध्ययन करके अपने लिए जो है मतदान या वोटों का आकलन करते हैं। इसके अलावा इसका जो महत्व है छात्र, शिक्षक, नागरिकों के साथ जनसाधारण के लिए भी है और इससे हम ये जान सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक समाज के लोगों का राजनीतिक व्यवहार अलग अलग क्यों होता है। इन सब चीज़ों के जानकारी के लिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्रिडिस एक विचारक हैं, उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा मार्गदर्शक है जो बैठे बिठाए देश विदेश की सैर करा देता है और इसके द्वारा इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकता है कि एक ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में एक समाज में सफल और दूसरे में असफल क्यों होती है। जैसे इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि लोकतंत्र का सफल संचालन भारत में क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं, जबकि भारत और पाकिस्तान का उदय या दो देशों का जन्म एक साथ हुआ था और राजनीतिक व्यवस्था भी काफ़ी हद तक एक जैसी है। उसी प्रकार चीन में साम्यवाद सफल क्यों है, रूस में असफल क्यों है। इन सब प्रश्नों को तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। दूसरा महत्व इस बात में है तुलनात्मक राजनीति का कि इससे राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलती है। दोस्तों, अरस्तु के समय से ही तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और 50 के दशक के बाद व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति को तुलनात्मक आधार पर एक विज्ञान बनाने का जोर दिया है। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक व्यवहार की निरंतरताओं और नियमितताओं का पता लगाकर सामान्यीकरण के आधार पर सिद्धांत विकसित करने के प्रयास किए हैं, क्योंकि यही सामान्यीकरण जो है वो वैज्ञानिकता का आधार है और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का पता लगाकर उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है और इस तरह व्यवहारवादियों के प्रयासों से ही आज राजनीति विज्ञान राजनीति को विज्ञान बनने की ओर अग्रसर है। तीसरा महत्व इस बात में है कि इससे राजनीति में सिद्धांत निर्माण किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का पता चलने से
सिद्धांत निर्माण करना आसान है। राजनीति विज्ञान में ऐसे सिद्धांतों की तलाश की जा रही है जो किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक हों। और तुलनात्मक राजनीति आनुभविक सिद्धांतों तक पहुंचने में सहायता करती है। और आनुभविक सिद्धांत राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझने में मदद करते हैं। राजनीति वैज्ञानिक स्वयं तथ्यों का संकलन करने के लिए राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक व्यवहार का अवलोकन करता है। आप जानते हैं कि जो आदर्शवादी या आदर्शात्मक सिद्धांत है वो कल्पना पर आधारित होने के कारण सिद्धांत निर्माण ठोस तथ्यों के अभाव में नहीं हो सकता है। इसलिए अनुभविक सिद्धांत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अनुभविक सिद्धांत जो है वास्तविकता के अधिक समीप होते हैं और यथार्थ राजनीतिक व्यवहार की तुलना करना अनुभविक सिद्धांतों का निर्माण करना है। और इस तरह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व राजनीतिक व्यवहार के संबंध में सिद्धांत निर्माण करने से भी है। चौथा महत्व जो है तुलनात्मक राजनीति का ये है कि इससे प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। दोस्तों, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करके उनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है और प्रचलित सिद्धांतों या अतीत में स्थापित सिद्धांतों की समसामयिक प्रासंगिकता की जांच तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही की जा सकती है कि पुराने समय में जो सिद्धांत हैं वो वर्तमान समय से कितने बेहतर हैं या खराब हैं। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीतिक सिद्धांतों की जांच परख के लिए नए उपकरण, तकनीक और पद्धतियां उपलब्ध कराती है और किसी भी विज्ञान में परम सिद्धांत नहीं हो सकते, आप जानते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत भी परम सिद्धांत नहीं बन सकता है। और चूंकि इसमें मानव व्यवहार शामिल होता है, मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, इसलिए मानव व्यवहार पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत बदलती परिस्थितियों में इनका जांच करना आवश्यक हो जाता है और इस कार्य में तुलनात्मक राजनीति बहुत ही सहायक होती है। और इनसे इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान समय में कितने प्रासंगिक हैं, कितने अप्रासंगिक हैं, इस बारे में भी तुलनात्मक राजनीति हमें ज्ञान प्राप्त कराता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि तुलनात्मक अध्ययन से हम अपने देश की संस्थाओं को अधिक गहराई से समझकर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास कर सकते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन द्वारा छात्र, शिक्षक, राजनीतिक विद्वान सभी को उपयोगी जानकारी होती है। इसके द्वारा हम अपने देश की शासन पद्धति का दूसरे देशों की शासन पद्धतियों से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और जो उपयोगी निष्कर्ष हैं उनको निकाल सकते हैं। इससे राजनीतिक व्यवहार को समझा जा सकता है, राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाया जा सकता है और आनुभविक अध्ययनों